चारों तरफ रमजान की रौनक छाई हुई थी। सलीम और नूरी बाहर से खेलकर घर आते हैं। सलीम, नूरी, बाहर इतनी गर्मी है, तुम दोनों की तबीयत बिगड़ जाएगी बेटा, घर में रहा करो। अम्मी, हम दोनों सड़क पर नहीं खेल रहे थे, हम तो आलियाना और फैजल के घर पर खेल रहे थे। उनके घर में एसी लगा हुआ है, घर अंदर से बहुत ठंडा है। हाँ अम्मी, एसी में रहने के कारण हमें प्यास भी नहीं लगी। अम्मी, आलियाना की अम्मी ने शाम की इफ्तारी के लिए ढेर सारे फल खरीदे हैं और पकवान भी बनाए हैं। आज उन्होंने हमें इफ्तारी के लिए भी बुलाए हैं। नूरी, सलीम, यूं अमीरों के घर जाकर इफ्तारी करना ठीक बात नहीं है। हम गरीब लोग हैं, हमें अपनी हैसियत नहीं भूलनी चाहिए। अम्मी, आलियाना और फैसल बहुत अच्छे हैं, उनके अम्मी और अब्बू भी हमें बहुत प्यार करते हैं, हमें उनके घर जाने से मना मत करो। ठीक है बच्चों, आज चले जाना, लेकिन रोज रोज उनके घर मत जाना। ठीक है अम्मी। दोनों बच्चे घर पर खेलने लगते हैं और आपस में बातें करते हैं। सलीम, आज तो हमें फल और पकवान खाने को मिलेंगे, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मैं तो खूब फल खाऊंगा, फिर ना जाने कब खाने को मिलेंगे। बच्चों की बातें सुनकर रजिया की आंखें भर आती हैं। रजिया का पति जावेद फूड डिलीवरी का काम करता था। इस काम में उसकी जो थोड़ी बहुत कमाई होती थी वो घर के किराए और थोड़े बहुत राशन में खर्च हो जाते थे। लेकिन रजिया और उसके परिवार पर उस दिन दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब शाम को जावेद घायल हालत में घर पहुंचा। ये आपको क्या हो गया? ये सब कैसे हुआ? रजिया, आज एक कस्टमर को खाना डिलीवर करने जा रहा था, रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया, बाइक टूट गई, खाना भी नाले में गिर गया, खाना नहीं पहुंचा पाया, जिस कारण कस्टमर ने मेरी कंप्लेन कर दी और कंपनी ने मुझे काम से निकाल दिया। या अल्लाह, अब हमारा क्या होगा? तुम चिंता मत करो रजिया, मैं दूसरा काम ढूंढ लूंगा। नहीं, इस हालत में मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। फिर हमारा घर कैसे चलेगा? घर पर बैठा रहा तो एक पैसे की कमाई नहीं होगी। मैं कोई काम ढूंढ लूंगी, जब आप ठीक हो जाएंगे तब आप काम की तलाश में निकलना। नूरी और सलीम कहाँ हैं? दोनों बच्चे आलियाना और फैजल के घर गए हैं, उनकी अम्मी ने उन्हें इफ्तार के लिए बुलाए है। चलो, इस बहाने बच्चों को कुछ अच्छा खाने को मिल जाएगा, वरना तो उन्हें रोज नमक और पानी से ही रोजा खोलना पड़ता है। रजिया और जावेद नमाज पढ़कर नमक और पानी से अपना रोजा खोलते हैं। थोड़ी देर के बाद दोनों बच्चे घर आते हैं। अब्बू, ये आपको क्या हो गया? चोट कैसे लग गई? कुछ नहीं सलीम, थोड़ी सी चोट लगी है, तुम परेशान मत हो, ठीक हो जाएगी। पता है अब्बू, आज हमने क्या क्या खाया? क्या क्या खाया? आज हमने पनीर के पकौड़े, समोसे, मिठाइयाँ, खजूर, केले और संतरे खाए हैं। और हमने ठंडा शरबत भी पिया है। हाँ अब्बू, शरबत बहुत टेस्टी था। अम्मी, क्या हम अपने घर में ऐसी इफ्तारी नहीं कर सकते? हम आलियाना और फैसल को अपने घर इफ्तारी की दावत पर बुलाना चाहते हैं। हम जरूर बुलाएंगे सलीम, अल्लाह चाहेगा तो हमारे दिन भी बदलेंगे। तुम दोनों सो जाओ, सुबह सहरी के लिए जल्दी उठना है। ठीक है अम्मी। दोनों बच्चे सो जाते हैं। रजिया रात भर यही सोचती रही कि अब घर का किराया और थोड़े बहुत राशन का खर्चा ये कहाँ से आएगा। ऊपर से जावेद के इलाज का खर्चा भी है, कैसे होगा ये सब? या अल्लाह मदद कर। ये सब सोचते सोचते सुबह के 4 बज जाते हैं और वे चारों उठकर नमाज पढ़ते हैं। जिसके बाद रजिया रात की बची 2 रोटी के 4 टुकड़े करती है और सबको सहरी करने के लिए रोटी का आधा आधा टुकड़ा देती है। अम्मी, मैं ये सूखी रोटी कैसे खाऊंगी? नूरी, रोटी को पानी में गीला करके खा ले बेटा, अभी हमारे पास यही है। लेकिन अम्मी, सिर्फ रोटी, इसके साथ और कुछ नहीं है क्या? तुम चाय बना देती। सलीम बेटे, घर में दूध और चाय पत्ती नहीं है, आज सूखी रोटी खा लो, मैं कल तुम लोगों के लिए चाय भी बना दूंगी। वे चारों सहरी करते हैं और फिर आराम करने लगते हैं। उस दिन दोनों बच्चे फिर से आलियाना और फैजल के घर खेलने जाते हैं। शाम को जब दोनों घर आते हैं, अम्मी, आलियाना कह रही थी कि ईद पर उसके अब्बू उसे नया लहंगा और फैजल को नई शेरवानी दिलाएंगे। अम्मी, हमें भी तुम ईद पर नए कपड़े दिलाओगी ना? बच्चों, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मुझे कोई काम मिल जाए। तुम्हारे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए उनके पास अभी कोई काम नहीं है। मुझे कोई काम मिल जाएगा तो हमारे पास पैसे आएंगे, जिससे मैं तुम लोगों को ईद पर नए कपड़े दिलाऊंगी। अम्मी, तुम आलियाना के घर काम क्यों नहीं कर लेती? आज आलियाना की अम्मी कह रही थी कि घर का काम बहुत ज्यादा हो गया है और उन्हें किसी की मदद की जरूरत भी है। अच्छा, सच में उन्हें किसी काम वाली की जरूरत है? हाँ अम्मी। ठीक है, मैं आज ही उनके घर जाऊंगी। रजिया उस दिन शाम को आलियाना और फैजल के घर जाती है और उनकी अम्मी शबनम से कहती है, मैंने सुना है कि आपको किसी काम वाली की जरूरत है, क्या मुझे आपके घर में काम मिल सकता है?
तुम तो नूरी और सलीम की अम्मी हो ना? जी आपने बिल्कुल ठीक समझा। मैं तुम्हें काम पर तो रख लूंगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे मेरी कामवाली के बच्चों के साथ खेलें। मालकिन आप मुझे काम पर रख लीजिए, सलीम और नूरी को मैं यहाँ आने से मना कर दूंगी। ठीक है, कल से काम पर आ जाना। बहुत बहुत शुक्रिया मालकिन। रजिया घर जाकर बच्चों से कहती है, बच्चों मैं कल से आलियाना के घर काम पर जाया करूंगी, लेकिन तुम दोनों को अब्बा का ख्याल रखने के लिए घर पर ही रहना होगा। ठीक है अम्मी, आप जब तक काम से वापस नहीं आ जाओगी हम घर पर ही रहेंगे। नहीं बच्चों, मेरे आने के बाद भी तुम दोनों को घर पर ही रहना होगा। क्यों अम्मी, क्या हम खेलने के लिए आलियाना और फैजल के घर नहीं जा सकते? नहीं मेरे बच्चों, अब तुम उनके घर नहीं जा सकते। शबनम आंटी ने मुझे काम इसी शर्त पर दिया है कि तुम दोनों फिर वहां कभी नहीं जाओगे। ठीक है अम्मी, हम वहां नहीं जाएंगे। दूसरे दिन से रजिया शबनम के घर काम पर चली जाती है। वहां वो झाड़ू पोछा बर्तन ये सब करती और उसके बाद खाना भी बनाती। रजिया, शाम की इफ्तारी के लिए वेजिटेबल सूप और आलू के कटलेट बना देना, और रात के खाने के लिए छोले कचौरी। ठीक है मालकिन। रजिया पकवान बनाने लगती है। पकवान बनाते समय उठने वाली सुगंध रजिया को परेशान करने लगती है। काश ऐसे पकवान मैं भी अपने घर में बना सकती, मेरे बच्चे भी ऐसे लजीज पकवानों से अपना रोजा खोल पाते। ना जाने ये सब हमें कभी नसीब होगा भी या नहीं। पकवान की खुशबू रजिया के घर तक जाती है, जहां दोनों बच्चे जावेद की देखभाल कर रहे थे। भाईजान, लगता है आलियाना के घर पर कुछ खाना बन रहा है। हाँ नूरी, लेकिन अम्मी ने हमें वहां जाने से मना किया है। भाईजान एक बार चलो ना, हम कल से वहां नहीं जाएंगे, लेकिन आज तो चलो। नूरी बेटा, रोज रोज दूसरों के घर जाना अच्छी बात नहीं है। तुम्हें तुम्हारी अम्मी की बात माननी चाहिए। लेकिन अब्बू, हमें कौन सा घर में कुछ अच्छा खाने को मिल जाता है? हमारा भी तो मन करता है ना कि हम कुछ अच्छा खाना खाएं। हाँ अब्बू, हमारे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, कम से कम हमें खाना तो अच्छा मिलना चाहिए ना। दोनों बच्चे भागकर आलियाना और फैजल के घर पहुंच जाते हैं। तुम दोनों फिर आ गए? तुम दोनों को यहाँ आने से मना किया था ना? आंटी, हमें थोड़ा खाना दे दो ना, हम खाना खाकर चले जाएंगे। तुम दोनों को शर्म नहीं आती? माँ काम मांगने आती है और तुम दोनों रोज रोज खाना मांगने। जाओ अपने घर, दोबारा यहाँ मत आना, नहीं तो तुम्हारी माँ को काम से निकाल दूंगी। शबनम की आवाज सुनकर रजिया रसोई से बाहर आती है। बच्चों, तुम लोगों ने सुना नहीं आंटी ने क्या कहा? घर जाओ, मैं अभी आती हूँ। दोनों बच्चे मुंह लटकाकर घर वापस आ जाते हैं। रजिया को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। अब नूरी और सलीम का आलियाना और फैजल के साथ खेलना बंद हो चुका था। ईद से पहले मालकिन से कुछ पैसे मांग लूंगी, तो ईद पर बच्चों को कुछ पकवान बनाकर खिलाऊंगी। नूरी के अब्बू के लिए दवाई भी लानी है। धीरे धीरे रमजान का महीना खत्म हो रहा था और ईद आने वाली थी। मालकिन, ईद आने वाली है, थोड़े पैसे मिल जाते तो। अभी तो तुम्हें काम करते हुए 1 महीना भी नहीं हुआ और तुम पैसे मांगने लगी। रजिया, हमारे खुद के इतने खर्चे हैं। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि महीना पूरा होने से पहले ही तुम सैलरी मांगोगी। मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं है। कोई बात नहीं मालकिन। रजिया वहां से जाने लगती है, तभी आलियाना की चीख सुनाई देती है। रजिया देखती है कि आलियाना छत से गिरने वाली होती है। वो सिर्फ छत की मुंडेर को हाथ से पकड़े हुए थी, जो कि कभी भी छूट सकता था। ये मंजर देखकर शबनम डर के मारे बेहोश हो जाती है। रजिया फौरन छत पर जाकर आलियाना को बचाती है और उसे सुरक्षित घर के अंदर लाती है। उसके बाद रजिया शबनम को होश में लाती है। मालकिन, आलियाना बिल्कुल ठीक है। मुझे माफ कर दो रजिया, सही कहा है किसी ने, गरीबों का दिल बहुत बड़ा होता है। शबनम उसी समय रजिया को पैसे और दोनों बच्चों के लिए नए कपड़े और मिठाइयां देती है। बहुत बहुत शुक्रिया मालकिन। शबनम ने रजिया को गले से लगाकर कहा, ईद मुबारक हो रजिया। ईद पर बच्चों को भेज देना, चारों बच्चे मिलकर ईद मनाएंगे। बाहर बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी। किसी ने घर की कुंडी खटखटाई। अम्मी, देखो शायद अब्बू आ गए हैं, दरवाजा खोल दो। जीनत ने दरवाजा खोला तो बाहर नदीम खड़ा था। वो बारिश में पूरी तरह से भीग चुका था और छींक रहा था। अंदर आइए और जल्दी से कपड़े बदल लीजिए, नहीं तो आपको सर्दी हो जाएगी। मैं आपके लिए काढ़ा बना देती हूँ। नहीं जीनत, रहने दो, मुझे काढ़ा नहीं चाहिए। इफ्रा के लिए बनाने जा रही थी तो सोचा कि आपके लिए भी बना दूं। ठीक है, बना दो। नदीम और जीनत की 6 साल की बेटी इफ्रा काफी दिनों से बीमार थी। उसे तेज बुखार था। नदीम के पास उसके इलाज के लिए पैसे नहीं थे, जिस कारण इफ्रा को डॉक्टर से नहीं दिखाया जा सका। जीनत उसे काढ़ा बनाकर पिला देती, लेकिन उसका भी कोई असर ना होता। इफ्रा की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। नदीम ने अपने कपड़े बदल लिए थे। जीनत काढ़ा बनाकर लाई और नदीम को दिया। क्या हुआ, आज भी कोई काम नहीं मिला?
नहीं, पूरे ठंड भर तो एसी का कोई काम नहीं होता, इसलिए फाका कशी होती है। सोचा था ठंड के बाद गर्मियों का मौसम आएगा तो लोग अपने अपने एसी की सर्विसिंग के लिए बुलाएंगे, लेकिन इस बार तो मौसम भी दगा दे गया। ऐसा लगता है ठंड के बाद सीधे बारिश का मौसम आ गया है। गर्मियां तो आई ही नहीं। लगातार हो रही बारिश के कारण मार्च के महीने में भी ठंड लग रही है, इसलिए लोग अपने अपने एसी चालू नहीं कर रहे हैं। कोई भी एसी की सर्विसिंग नहीं करवा रहा है, जिससे भी कहता हूँ लोग कहते हैं कि गर्मियां तो आने दो। इस बार नवाब साहिब ने भी एसी ठीक करवाने नहीं बुलाया? नहीं, कुछ दिन पहले उनसे भी कहा था तो कहने लगे कि अमेरिका जा रहा हूँ बेटे के पास, ईद से पहले आ जाऊंगा। इफ्रा की हालत बिगड़ती जा रही है, जल्दी इसका इलाज नहीं करवाए तो मेरी बच्ची। चुप हो जाओ जीनत, सब्र करो और अल्लाह पर भरोसा रखो। रमजान का पाक महीना चल रहा है, अल्लाह बहुत रहम दिल है, वो हमारी इफ्रा के लिए कुछ न कुछ जरूर करेंगे। ठीक है, रोजा खोल लेते हैं। खाना बना दिया है, लगा दूं? हाँ, लगा दो। जीनत ने 2 प्लेट में थोड़े से चावल और दाल निकाला। एक प्लेट उसने नदीम को दिया और दूसरे प्लेट का खाना वो इफ्रा को खिलाने लगी। तुम्हारा खाना कहाँ है? मुझे बहुत भूख लगी थी, मैंने आपके आने से पहले ही खा लिया। क्यों झूठ बोलती हो? भला ऐसा कभी हुआ है क्या कि तुमने अकेले खाना खा लिया हो? मुझे सब पता है, घर में राशन खत्म हो गया है। आओ मेरी थाली में खा लो, मिल बांट कर खाएंगे तो दोनों का पेट भर जाएगा। जीनत इफ्रा को अपने हाथों से खाना खिला रही थी और नदीम जीनत को। तीनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन आज मौसम साफ है, बाहर जाकर देखता हूँ, शायद कहीं कोई काम मिल जाए। नदीम काम की तलाश में बाहर निकलता है। वो नवाब साहिब के घर के बाहर से गुजर रहा था तो देखता है कि उनका नौकर हाथ में झोला लिए कहीं जा रहा था। नदीम ने उनके नौकर फैजान से पूछा, नवाब साहब आ गए क्या? हाँ, मालिक कल रात ही अमेरिका से लौटे हैं। अच्छा, ठीक है। नदीम तेज कदमों से नवाब साहिब के घर की ओर जाता है। सलाम हुजूर। अरे नदीम, आओ आओ, कैसे हो? आपकी दुआ है मालिक। मालिक, सभी ऐसी ठीक कर दूं? अभी तो नहीं नदीम। मालिक, मुझे पैसों की बड़ी सख्त जरूरत है, बिटिया बीमार है, इलाज के लिए पैसे नहीं है। आप एसी की सर्विसिंग करवा लेते तो मेरी थोड़ी कमाई हो जाती। इस साल तो गर्मियों का मौसम आता नहीं दिख रहा, एसी चलाएं भी तो कैसे? नवाब साहिब ने इतना कहा ही था कि तभी बादल गरजने लगे और जोर जोर से बारिश होने लगी। नवाब साहिब और उनकी बेगम लॉन से घर की ओर भागे। नदीम भी अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। घर के अंदर जाकर, इतनी तेज बारिश हो रही है, खुदा खैर करे, ऐसा लगता है कहीं जलजला ना आ जाए। तभी नवाब साहिब की नजर अपने खाली हाथ पर पड़ी। अरे मेरा फोन कहाँ गया? बेगम, आपने मेरा फोन देखा? नहीं, मैंने आपका फोन नहीं देखा, कहीं बाहर लॉन में तो नहीं गिर गया। नवाब साहब उसी बारिश में छाता लेकर लॉन में गए और फोन तलाशने लगे, लेकिन उन्हें फोन नहीं मिला। फोन तो लॉन में भी नहीं है। जरूर नदीम ले गया होगा। क्या मतलब? आप कहना चाहते हैं कि उसने मेरा फोन चुरा लिया? हाँ, आपने देखा नहीं पैसों के लिए कितना गिड़गिड़ा रहा था? उसे पैसों की सख्त जरूरत है। मैं देख रही थी कि वो लगातार आपके फोन को घूर रहा था। उसी ने आपका फोन चुराया है। लेकिन मेरा दिल कहता है कि उसने फोन नहीं चुराया। ठीक है, भूल जाइए अपने लाखों के फोन को, भूल जाइए कि आप उसे अमेरिका से लाए थे। मैं कहती हूँ एक बार पुलिस में शिकायत तो कीजिए, वो आपका फोन खुद लौटाने आएगा। नवाब साहिब बेगम की बातों में आ गए और थाने में फोन घुमा दिया। बारिश खत्म होते ही थानेदार नवाब साहिब की हवेली पर हाजिर था। नवाब साहिब ने फोन चोरी की शिकायत दर्ज करवाई और आरोप नदीम पर लगा दिया। पुलिस नदीम के घर पहुंची। नदीम कौन है? अरे थानेदार साहब, आप? हाँ मैं, चल थाने। लेकिन मैंने क्या किया है? तूने नवाब साहब का इम्पोर्टेड फोन चुराया है। नहीं थानेदार साहब, नवाब साहब को जरूर कोई गलत फहमी हुई है, मैंने चोरी नहीं की। ये सब थाने चलकर कहना। ठीक है, मैं चलने को तैयार हूं, लेकिन मुझे थोड़ी देर की मोहलत दे दीजिए, नमाज पढ़ लूं। ठीक है। नदीम नमाज पढ़ता है और उसके बाद वो थानेदार के साथ थाने चला जाता है। अम्मी, पुलिस क्यों आई थी? अब्बू को कहाँ ले गई है? जीनत ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। तू चिंता मत कर मेरी बच्ची, अब्बू थोड़ी देर में घर आ जाएंगे। जीनत का दिल बहुत घबरा रहा था। बेटी की बिगड़ती हालत और उस पर पति पर चोरी का इल्जाम। या अल्लाह, क्या इतनी मुसीबत कम नहीं थी?
पुलिस नदीम को थाने ले जाकर पूछताछ करती है। मैंने कहा ना हुजूर, मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसकी खातिरदारी करनी ही पड़ेगी। थानेदार नदीम की खूब पिटाई करता है। नदीम रोता गिड़गिड़ाता रहा कि उसने चोरी नहीं की है, लेकिन थानेदार ने उसकी एक न सुनी। इधर नवाब साहिब का नौकर दौड़ा दौड़ा उनके पास आया। अरे फैजान, तू हाफ क्यों रहा है? सब खैरियत तो है? मालिक, आपका फोन। ये तुझे कहाँ मिला? आपके कुर्ते की पॉकेट में था। मैं कुर्ता लॉन्ड्री में देने जा रहा था। जब मैंने पॉकेट चेक की तो मुझे फोन मिला। नवाब साहिब बहुत दुखी हुए कि नाहक ही एक बेकसूर पर चोरी का इल्जाम लगाया। उन्होंने थाने में फोन मिलाया तो हवलदार ने फोन उठाया और बता दिया कि थानेदार साहिब नदीम की धुलाई कर रहे हैं। नवाब साहिब ने उसी समय ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए कहा। कहाँ जा रहे हैं? अपने गुनाह का प्रायश्चित करने। नवाब साहिब ने ड्राइवर को थाने चलने के लिए कहा। वहां जाकर देखा तो थानेदार अब भी नदीम की पिटाई कर रहा था। नवाब साहिब ने आवाज लगाई, रुक जाइए थानेदार साहब, फोन मिल गया है। नवाब साहिब की आवाज सुनकर थानेदार ने नदीम को छोड़ दिया और लॉकअप से बाहर आया। ये आप क्या कह रहे हैं? उस दिन जब बारिश होने लगी तब मैंने अपना फोन कब अपनी जेब में रख लिया मुझे याद ही नहीं। अभी ये फोन मेरे नौकर को मिला। नदीम को छोड़ दीजिए। थानेदार नदीम को छोड़ देता है, लेकिन नदीम की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। या खुदा, हो सके तो इस गुनाह के लिए मुझे माफ करना। नवाब साहिब उसी समय नदीम को अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले जाते हैं और उसका इलाज करवाते हैं। इधर नौकर ने रजिया बेगम को सारी सच्चाई बता दी। सच जानकर बेगम भी बहुत शर्मिंदा हुई। कुछ फल और मिठाइयां लेकर नदीम के घर पहुंच गई तो देखा कि नदीम की बेटी इफ्रा कई दिनों से बीमार है। रजिया बेगम ने इफ्रा को अस्पताल में भर्ती करवाया। नदीम और इफ्रा के इलाज का खर्चा नवाब साहिब ने उठाया। जब तक दोनों ठीक नहीं हो गए तब तक उसके घर का खर्चा भी उठाया। इतने दिनों में रमजान का महीना खत्म हो चुका था और दूसरे दिन ईद का त्योहार था। नदीम और इफ्रा दोनों ठीक हो चुके थे। नवाब साहिब ने फैजान को नदीम के घर भेजा। क्या बात है फैजान? मालिक ने कहा है कि सभी कमरों की एसी की सर्विसिंग करनी है आज ही। ठीक है, चलो चलता हूँ। नदीम उसी वक्त नवाब साहिब के घर पहुंचा और सभी 11 कमरों के एसी की सर्विसिंग की, जिसके बदले में नवाब साहिब ने उसे अच्छी खासी रकम दी। उन पैसों से नदीम और उसके घर वालों ने बड़ी खुशियों के साथ ईद का त्योहार मनाया। Please subscribe this channel.